हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखिए, हम जो पढ़ रहे थे 12th क्लास की हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे। इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा रही थी। ये 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें देखिए, हम जो टॉपिक पढ़ चुके थे वो मैं आपको एक बार फटाफट रिवीजन करवा देती हूँ। तो हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हमने देखे थे। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत को देखें तो मुख्य रूप से 2 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया था, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक या पुरालेखी स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत हम लोग पढ़ चुके हैं। साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, धार्मिक साहित्य आता है, हमने ब्राह्मण साहित्य पढ़ा, बौद्ध साहित्य पढ़ा, जैन साहित्य पढ़ा। वहीं धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ पढ़े, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण हमने जैसे चीनी, तिब्बत, ये जो जितने भी विदेशी विवरण हैं उनको पढ़ा और वंशावलियां हमने देखी। तो ये हम लोग कर चुके थे। अब आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पुरातात्विक या पुरालेखी जो स्रोत है उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, ये आपने आई होप अच्छे से इसको देखा होगा, क्योंकि ये जितने भी हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें वेद बताए गए हैं, कौन कौन से वेद हैं, कौन से वेद का क्या महत्व है। और धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य ग्रंथ बताए हैं, जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित्र बताया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये आपको नोट्स बनाने हैं, एक लिस्ट बनानी है किसने कौन सा ग्रंथ रचित है किसके द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत को हम देख लेते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय अगर स्रोत देखें तो वो पुरातात्विक स्रोत ही माने जाते हैं। अभी देखिए, पुरातत्व का तात्पर्य क्या होता है कि अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का जो अध्ययन करना होता है वो क्या कहलाता है? वो पुरातत्व कहलाता है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रारंभ 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक पीछे चला गया। तो ये महत्वपूर्ण है। कलिंग नरेश जो खारवेल थे, खारवेल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हमें हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उससे हमें कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है हिस्ट्री में। तो कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। तो आगे देख लेते हैं। अब देखिए, इन्होंने क्या बोला है? पुरातात्विक स्रोत का विभाजन है वो निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे उत्खनन से प्राप्त पुराविशेष अभिलेख दिए गए हैं, सिक्के और मुद्राओं के द्वारा स्मारक भवन, मूर्तियां, शैल चित्र कला और कलाकृतियां, ये पुरातात्विक स्रोत हैं। इनके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला जो दिया गया है पुरातात्विक स्रोत वो उत्खनन से प्राप्त अवशेष दिए गए हैं। अब उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के अंतर्गत अगर हम देखें तो मृदभांड, औजार व उपकरण के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी जो है वो हमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर आधारित इसमें हमें प्राप्त होती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से ही हमें जानकारी प्राप्त हुई है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता से कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं? पाषाण उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं। अभी देखिए, इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियां विद्यमान रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। 4 मृदभांड संस्कृतियां कौन कौन सी विद्यमान रही हैं? जैसे गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति ये हमें प्राप्त हुई है। ऑर्चर कलर्ड पोटरी और COCP संस्कृति, तो ये दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद होने चाहिए। काले व लाल मृदभांड परंपरा यहाँ प्राप्त हुई है, यानी ब्लैक एंड रेड वेयर और BRW। तो आप शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, जैसे B से ब्लैक, R रेड और वेयर। तो ये संस्कृति यहाँ से प्राप्त हुई है। वहीं चित्र सलेटी रंग की मृदभांड संस्कृति यानी पेंटेड ग्रे वेयर यानी PGW संस्कृति प्राप्त हुई है। वहीं उत्तरी काली चमकीली परंपरा यानी नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर और NBPW संस्कृति यहाँ से प्राप्त होती है। अब देखिए, उत्खनन में और क्या है मिला है? तो उत्खनन में सड़कें मिली हैं, नालियां, भवन, तांबे और कांसे की सामग्री
तांबे और कांसे की सामग्री ये महत्वपूर्ण है। औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, आभूषण और ये पुरावशेष जो हैं ये वहां से मिले हैं, जिसने तत्कालीन मानव समाज व संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये क्या हमने देखा, ये हमने देखा उत्खनन से प्राप्त अवशेष यानी मृद भांड और औजार उपकरण। तो अभी देखिए अभिलेख दिए गए हैं, अभिलेखों में काफी महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। तो अभिलेख हम देख लेते हैं। अभिलेखों में देखिए, अभिलेख पहले तो देखिए आप अभिलेखों के बारे में कि भारतीय पुरास्त्रोत में अभिलेख का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अभिलेखों के माध्यम से क्या होता है कि किस समय पर तिथि जो है इससे जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किस समय पर यह कार्य हुआ था। तो अभिलेखों से घटनाओं का कालक्रम पता चल जाता है। जैसे महत्वपूर्ण अगर देखें तो अशोक के अभिलेख वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख मैंने आपको अभी पीछे बताया था, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख और गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख व प्रयाग प्रशस्ति के बिना प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी जो है वो अधूरी मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन से अभिलेख हैं? अशोक के अभिलेख जो है वो कौन सी लिपि में लिखे गए? तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अशोक के जैसे क्वेश्चन पूछा, अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि अशोक के अभिलेखों की लिपि मानी जाती है। अशोक के अभिलेख शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। शिलालेख भी मिलते हैं, स्तंभ लेख भी मिलते हैं और गुहा लेख भी प्राप्त होते हैं अशोक के। अशोक के अभिलेख कला के भी उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। ये अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ शिलाओं पर उत्कीर्ण होते हैं। जैसे कि कौन सा? जूनागढ़ का रुद्रदमन का अभिलेख है वो बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख, तो चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, वहीं समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख महत्वपूर्ण है। ताम्र लेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रभावती गुप्ता का ताम्र लेख विशेष उल्लेखनीय है। गुहा लेखों में अशोक के जैसे ये देखिए 12 बार गुहा लेख, जो बराबर गुहा लेख है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख, सातवाहनों के नासिक और नाना घाट गुहा लेख उपयोगी हैं। कई मूर्तियों के भी शीर्ष या अधोभाग में शासकों के लेख लिखवाए गए हैं, जिनके बारे में जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे मूर्ति लेख कहते हैं। तो मूर्तियों के शीर्ष या अधो भाग पर शासकों ने लेख लिखवाए, उसे क्या कहा जाता है? उसे मूर्ति लेख कहा जाता है। इन अभिलेखों के द्वारा जानकारी के साथ ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। अभिलेखों से, शिलालेखों से, स्तंभ लेखों से हमें जानकारी, आर्थिक जानकारी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार की जानकारी जो है प्राप्त होती है। अभी नेक्स्ट जो दिया गया है वो दिए गए हैं सिक्के और मुद्राएं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्के, मुद्राओं व मोहरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें शासकों के नाम, तिथि, चित्र, वंशा, परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्य, कला, ये सभी की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण आ जाता है कि गुप्तकालीन सिक्के जो हैं हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं इनसे मिलती है। गुप्तकालीन सिक्कों में चंद्रगुप्त जो हैं वो सिक्के के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। व्याघ्र मुद्रा में सिक्के पर संगीत के प्रति उनकी रुचि जो है वो उसको दर्शाती है कि जो समुद्रगुप्त हैं वो वीणा बजाते हुए सिक्के के ऊपर दिखाए गए हैं। मतलब जैसे ये देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो हैं वो वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं, मतलब समुद्रगुप्त जो है उनकी संगीत के प्रति रुचि थी। तो ये समुद्रगुप्त के सिक्के। इसी प्रकार कुमार गुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के उनके शैव अनुयायी होने के प्रति पुष्टि करते हैं। तो कार्तिकेय जो हैं वो इनके सिक्के पर उन्होंने कार्तिकेय का चित्र बनाया, मतलब कार्तिकेय शिव के पुत्र। तो कुमार गुप्त को माना जाता है कि वो शैव अनुयायी थे। सिक्कों से शासकों के राज्य विस्तार, उनके आर्थिक, धार्मिक, कला, विदेशी सभी प्रकार की जानकारी इनसे प्राप्त होती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के किसके थे? अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कि सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के अगर देखें तो चांदी व तांबे के थे। इन पर केवल चित्र हैं, इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इन्हें क्या कहा जाता है? पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। सबसे पहले जो सिक्के प्राप्त हुए वो किसके सिक्के? चांदी व तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। मौर्यों के बाद हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की थी। तो पहले तो देखिए जो सिक्के हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ क्या होते थे? चित्र होते थे। परंतु मौर्यों के बाद में जो हिंद यूनानी शासक आए उन्होंने लेख युक्त, जैसे एक दो ऐसे लेख युक्त जो सिक्के हैं वो प्रारंभ किए थे। कुषाणों के समय में स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलन में आए। तो कुषाणों के समय में कौन से सिक्के प्रचलन में आए थे? वो आए थे स्वर्ण के यानी सोने के, और तांबे के सिक्के जो हैं वो प्रचलन में आए थे। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत मुद्रा चलन में थी। तो गुप्त काल में कौन सी मुद्रा चलन में थी? गुप्त काल में थी सोने की, और रजत यानी आप चांदी की मुद्रा कह सकते हैं। तो इसकी मुद्रा चलन में थी। सिक्कों पर राजा का नाम अंकित होता था, राज चिन्ह अंकित होता था, धर्म चिन्ह अंकित होता था। तो ये सिक्के थे, और क्या अंकित होती थी? इसमें तिथि का भी अंकन होता था कि किस तिथि को ये सिक्के ढलाए गए हैं। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी जो है वो भी कई बार सिक्कों पर अंकित करवाई जाती थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जैसे अश्व और यूप के चिन्ह व अश्वमेघ पराक्रम लिखा है, जिससे समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। इससे एक सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। मतलब समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उन पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ दिखाई देता है, मतलब उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था। कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं, मतलब वो संगीत के प्रति उनमें रुचि थी। वहीं और सिक्के अगर देखें तो बयाना कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जोगलथम्बी कहाँ? नासिक में। सिक्कों का ढेर मिला है। जोगलथम्बी से के सिक्कों से सातवाहन संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? जोगलथम्बी कहाँ पर पड़ता है? नासिक में ये पड़ता है जोगलथम्बी। नासिक कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ये बयाना से राजस्थान और जोगलथम्बी नासिक से। अभी आगे देखिए, गौतमी पुत्र के ने शकों के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाकर सिक्के जारी किए थे। तो गौतमी पुत्र ने किसके क्या किया था कि शकों के सिक्कों पर अपना खुद का नाम अंकित करवाकर उन्हें जारी किया था। सिक्कों के साथ में मोहरें भी प्रचलन में थी। तो ये सिक्के और मोहरें आ गई। अब देखिए, बसाड़ प्राचीन वैशाली से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। तो मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? सिक्कों के साथ में मोहरों का भी प्रचलन था। तो ये मिली है बैसाड़ यानी प्राचीन वैशाली से 274 मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है। सिक्कों से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो सिक्कों से तिथि क्रम की जानकारी प्राप्त होती है, धार्मिक विश्वास की प्राप्त होती है, यानी शैव अनुयायी थे, उन्होंने कार्तिकेय का चित्र बनवाया था। कला और प्रकाश पर जानकारी प्राप्त होती है, कला पर प्रकाश डाला गया, मतलब व्यापार व आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, नवीन तथ्यों का उद्घाटन और शासकों की रुचियों का ज्ञान सिक्कों से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, स्मारक और भवन है। स्मारक और भवनों में अगर देखें तो पुरातात्विक जो स्रोत है इनके अंतर्गत भूमि पर एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष जो हैं, स्तूप, चत्ते, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग और भवन इसमें शामिल होते हैं। ये जो है कला और संस्कृति और राजनीतिक जीवन की जानकारी इनसे प्राप्त होती है। मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा के अवशेषों से हमें यहाँ की सभ्यता व संस्कृति की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए, मोहनजोदाड़ो से और हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त होती है? सभ्यता की संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। आप देखिए, ये महत्वपूर्ण है। देवगढ़ व भीतरी गांव मंदिर में गुप्तकालीन व धार्मिक सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये गुप्तकालीन धार्मिक अवस्था की जानकारी कहाँ से? देवगढ़ के दशावतार मंदिर और भीतरी गांव के मंदिरों से गुप्तकालीन धार्मिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। स्मारकों से दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। अभी ये मैंने देखिए, अभी नेक्स्ट देखिए, मूर्तियां, शैलचित्र, कला और अन्य कलाकृतियां दी गई हैं। इसमें देखिए, उत्खनन में अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियां, टेराकोटा की कलाकृतियां प्राप्त होती हैं। इसमें आगे देखिए दिया गया है कि प्रारंभिक मानव का निवास स्थान तत्कालीन मानव द्वारा चित्रांकन किया गया, जिसे क्या कहते हैं? शैलचित्र कहते
कहलाते हैं। तो शैल चित्र किसे कहा जाता है कि जैसे मानव का जो चित्रांकन किया गया, यानी कैसे निवास स्थान में वो रहते थे, उनका चित्रांकन ही जैसे प्रारंभिक मनुष्य है और उनका चित्रांकन आज के मानव ने किया है, वो शैल चित्र कहलाते हैं। अभी नेक्स्ट आगे देखिए क्या दिया गया है कि मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका वह पंचमढ़ी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या भीमबेटका जो है वो सभ्यता प्राप्त हुई थी, वह पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार अजंता की चित्र राशि, दुर्गों व महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये देखिए आज हमने इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनको पढ़ लिया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो देखिए इसमें आप इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने आज इसको पढ़ा, पुरातात्विक स्रोत है, इसमें अभिलेख देखे हमने, उत्खनन से प्राप्त अवशेष देखे, सिक्के देखे, स्मारक, मूर्ति और शैल चित्रकला देखी। पिछले वीडियो में हमने जो धर्मेतर साहित्य है, धार्मिक साहित्य, उसको देखा, जैसे कि लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक और विशुद्ध साहित्य, विदेशी साहित्य भी देखा, चीनी देखा, यूनानी, मुस्लिम और तिब्बती। तो इनको हमने कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो नया टॉपिक है, जैसे वैभवशाली भारत की उपलब्धियां जो हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।